हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इन अंक में आपका स्वागत है। आज हम 26 जून की महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में विस्तार से इस अंक में चर्चा करेंगे। हम खबर पर आगे बढ़े इससे पहले हम जान लेते हैं कि आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन कौन सी है। तो पहली महत्वपूर्ण सुर्खियां है हमारी एक्सीओम-4 मिशन लॉन्च हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण खबर हमारी रहेगी राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए। तीसरी महत्वपूर्ण खबर हमारी है संसदीय समितियों की भूमिका के बारे में। चौथी हमारी महत्वपूर्ण खबर आज की रहेगी वो है हिमाचल प्रदेश में जो क्लाउड बस्ट या बादल फटने की घटना हुई उसके बारे में। और पांचवी और आखिरी हमारी महत्वपूर्ण जो सुर्खियां रहेगी वो रहेगी सलखान फॉसिल पार्क के बारे में। इसके साथ साथ ही हम कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जैसे कि नाटो के बारे में, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के बारे में, ई पासपोर्ट के बारे में, वजन कम करने वाली दवा के बारे में या ब्रेंड क्रूड के बारे में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी पहली आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली हमारी महत्वपूर्ण खबर है एक्सीओम-4 मिशन जो है लॉन्च किया गया। एक्सीओम-4 मिशन जो है वो टेक्सास स्थित एक एक्सीओम स्पेस कंपनी है, निजी स्पेस कंपनी है, स्टार्टअप एक तरह से। उसने स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके साथ साझेदारी में इस मिशन को लॉन्च किया है। और ये जो मिशन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के लिए एक चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। इस मिशन के अगर भागीदार देशों की बात करें तो उसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूरोप के जो दो देश है उनमें है पोलैंड और हंगरी। अगर इसमें भारत की भागीदारी के बारे में बात करें तो भारत की ओर से इसमें भागीदार है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है वो 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत की तरफ से दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे। पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम था राकेश शर्मा, जो कि 1984 में संयुक्त राज्य संघ जो था यानी कि USSR जो था उसके एक अंतरिक्ष यान था, उसका नाम था सोयुज यान, उसके माध्यम से अंतरिक्ष में गए थे। और 84 के बाद 2025 में जो जा रहे हैं वो शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। ठीक है, अगली अगर हम लोग बात करें इसमें एक्सीओम-4 मिशन के बारे में कि ये मिशन क्या है, तो एक्सीओम-4 मिशन जो है वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां उनका एक संयुक्त रूप से एक मिशन है, जिसके बारे में कौन कौन भागीदार है उसके बारे में बात करें तो एक तो जो स्टार्टअप है एक्सीओम स्पेस वो खुद है, अमेरिका की नासा इसमें भागीदार कर रही है, भारत की ओर से इसरो इसमें भागीदार कर रहा है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, ये सारी अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर इस मिशन में सहयोग कर रही है। ठीक है, अब ये मिशन वास्तव में है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है उस पर अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो 14 दिन वहां पर बिताएंगे और वहां पर माइक्रोग्रेविटी से जुड़े शोध और जो तकनीकी है उनके बारे में वहां पे प्रयोग करेंगे, ताकि जाना जा सके कि माइक्रोग्रेविटी में किस तरह से चीजें पनपती है, किस तरह से चीजें होती है। ठीक है, अब हम इस मिशन में बात करें, भारत के लिए भागीदारी कर रहा है भारत की ओर से इसरो की जो इसमें भागीदारी है, तो भारत के लिए इस मिशन में भागीदारी करके क्या महत्व मिलेगा या भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मिशन। तो माइक्रोग्रेविटी में जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए यह मिशन भारत के लिए काफी लाभदायक होगा, ताकि भारत आने वाले जो भारत के अंतरिक्ष मिशन है उनके लिए रणनीतियां हैं आने वाले भविष्य में विकसित की जा सके। ठीक है, दूसरा अगर हम इस मिशन के महत्व की बात करें जो कि भारत के लिए है, तो ये जो प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग जो होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, वो अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में महत्वपूर्ण प्रगति इसमें होगी। और जब अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में महत्वपूर्ण प्रगति होगी तो भारत के जो युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर है उनके लिए ये एक तरह से प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें कि भारत के लिए क्या महत्व होगा इस मिशन का, तो वो ये है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की जो उपस्थिति है उसको बढ़ावा मिलेगा और भारत की एक तरह से जो इंटरनेशनल स्तर पर जो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, भारत उसमें एक भागीदार बनेगा और भारत की उपस्थिति दर्ज होगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे भारत के लिए महत्व के इस मिशन के। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमने जो देखा अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कि वो क्या है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह है जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, यानी कि निचली कक्षा एक तरह से देखा जाए तो 370 से लेके 460 किलोमीटर के बीच में इस कृत्रिम उपग्रह को स्थापित किया गया है। इसमें कुछ देशों की भागीदारी है, जैसे कि यूरोपीय देश इसमें है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, कनाडा है और रूस है। यानी कि एक तरह से देखा जाए 5 देशों का मिला जुला ये
एक कृत्रिम उपग्रह है, इन 5 देशों ने इसमें सहयोग किया है। और पहला अगर इसमें बात करें तो इसको पहली बार जब स्थापित किया गया तो वो 1998 में स्थापित किया गया था, और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक जो एक कृत्रिम उपग्रह है वो काम करता रहेगा या इसके पश्चात भी तक काम करता रहेगा। तो ये हमारी पहली महत्वपूर्ण खबर थी जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। अब हम लोग बात करते हैं आज की हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है हमारी कि संसदीय समितियों की भूमिका क्या है। तो संसदीय समितियों की भूमिका के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में एक बयान दिया है। उनका बयान ये है कि संसदीय समितियां जो होती हैं वो सरकार विरोधी नहीं होती है, बल्कि सरकार के लिए एक तरह से मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। उन्होंने बताया कि जो संसदीय समितियां हैं वो सहायक होती है, साथ साथ में वो सुधार के साधन के रूप में कार्य करती है और सरकार को रचनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया उसके बारे में अब इस खबर में हम संसदीय समितियों की भूमिका क्या होती है, उनका महत्व क्या होता है और उनसे जुड़ी थोड़ी चिंताएं क्या है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा है कि संसदीय समितियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं कि संसदीय समितियां वास्तव में होती क्या है। तो संसदीय समितियां जो होती है वो जो संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनको मिलकर बनी हुई होती है और सरकार के जो कार्यकलाप होते हैं या सरकार कोई भी बिल लेके आती है, सरकार जो भी विधायी या प्रशासनिक कार्य कर रही होती है, उनकी जांच पड़ताल ये समितियां करती है और कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जिम्मेदारी या फिर उसकी जवाबदेही जो है उसको सुनिश्चित करने का कार्य ये संसदीय समितियां करती है। अब मोटे तौर पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्थायी समितियां और दूसरा होता है तदर्थ समितियां। स्थायी समितियों के बारे में हम लोग बात करें, जैसे कि नाम से दिख रहा है, ये समितियां साल भर काम करती है, लगातार काम करती है, ये भंग नहीं होती, यानी कि स्थायी होती है और नियमित रूप से काम करती है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो संसद की वित्तीय समितियां इसके अंतर्गत आएगी और केंद्र सरकार के जो 24 विभाग से संबंधित जो स्थायी समितियां हैं उनको स्थायी समितियों के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। अब दूसरा हम लोग बात करें तदर्थ समिति, यानी कि एडहॉक कमिटीज कौन कौन सी होती है। तो एडहॉक कमिटीज वो होती है जिनको किसी उद्देश्य के लिए या फिर किसी मसले की जांच पड़ताल के लिए गठित किया जाता है और वो जब उद्देश्य उनका कार्य पूरा हो जाता है उनके बाद इन समितियों को भंग कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जैसे कि एक प्रवर समिति होती है, सेलेक्ट कमेटी होती है और संयुक्त समितियां जो कि तदर्थ होती है, इनको किसी कार्य के लिए गठित किया जाता है और कार्य पूरा होने के उपरांत इनको भंग कर दिया जाता है। तो ये हमने जाना कि हमारी संसद की जो समितियां हैं उनके बारे में क्या क्या है और कौन सी जो 2 प्रकार की समितियां हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो संसद की समितियां हैं उनका महत्व क्या है। महत्व जैसे कि हमने शुरुआत में अभी बात करी कि महत्व इनका ये है कि ये कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जो जिम्मेदारी होती है या जवाबदेही होती है उसको सुनिश्चित करने का काम करती है। तो ये संसदीय समितियां जवाबदेही सुनिश्चित करती है किसकी, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति। और जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एक लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि सरकार के जो वित्तीय मामले उनकी निगरानी करती है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे इनका महत्व क्या है। तो ये पारदर्शी और प्रभावी शासन सुनिश्चित करती है। वो कैसे करती है कि कोई भी जैसे बिल आता है या कोई भी जो शोध कार्य होता है तो उस पर संसदीय समितियां जांच पड़ताल करके सरकार को या फिर विधायिका को एक तरह से सिफारिशें प्रस्तुत करती है, जो कि इनका एक तरह से देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच में संसदीय समितियां जो एक सेतु का काम करती है। ठीक है, एक आम सहमति बनाने का प्रयास करती है। अगला अगर हम इसके महत्व की बात करें तो विधायी दक्षता जो होती है उसमें सुधार होता है। विधायी दक्षता में कैसे सुधार होगा, जैसे कि संसद के पास समय नहीं होता, संसद के सत्र नहीं चल रहा होता, तो जो संसदीय समितियां हैं वो पूरे समय काम करती है और पूरे समय काम करती है। किसी विधेयक पर मान लीजिए चर्चा नहीं हो पाई संसद में बराबर, तो संसदीय समितियां उस पर पूरी तरह से चर्चा करती है और कोई भी अगर लूप होल हो उस कानून में तो सुधारा जा सकता है। तो विधायी दक्षता सुनिश्चित करती है संसदीय समितियां। अगला अगर हम लोग बात करें कि इनका महत्व क्या है, तो ये संसदीय समितियां सर्वसम्मति बनाने की बात करती है। सर्वसम्मति बनाने में भूमिका निभाती है। वो कैसे निभाती है कि जब संसदीय समितियां किसी मामले पे, जैसे हो सकता है कि पक्ष विपक्ष में संसद में या लोकसभा राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही, तो उसमें संसदीय समितियां वहां जाके चर्चा करती है और विभिन्न दलों के जो
सदस्य होते हैं, उनके मेंबर होते हैं समितियों के, और वहाँ जाके एक तरह से ये होता है कि सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाता है किसी भी बिल पर या फिर किसी भी प्रस्ताव पर। तो ये हमने देखा कि संसदीय समितियों का महत्व क्या है हमारी विधायिका और कार्यपालिका के लिए। अगला अब हम लोग बात करते हैं कि संसदीय समितियां जो है उनसे जुड़ी कुछ चिंताएं भी है या फिर कुछ चैलेंजेस हैं जो कि संसदीय समितियों को पूर्ण रूप से दक्षता से कार्य करने में समस्या पैदा करते हैं। तो उन चुनौतियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहली चुनौती यही है कि इनका कार्यकाल छोटा होता है। जनरली जितनी भी समितियां होती है वो 1 साल के लिए सदस्य इसमें होते हैं, और हो सकता है कि किसी इंपॉर्टेंट इश्यू पे बात करने के लिए 1 साल से ज़्यादा समय लग रहा हो, तो फिर जब अगर मेंबर चेंज हो जाएंगे संसदीय समितियों के तो हो सकता है कि वहाँ पे वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाए, तो इनका कार्यकाल छोटा होता है। दूसरा अगर बात करें तो बहुत सी बार संसदीय समितियों का समय पर गठन भी नहीं हो पाता है। जब समय पर गठन नहीं होगा तो कैसे संसदीय समिति काम करेगी। एक बात ये भी बोली जाती है कि जो उनकी बैठकें जो होती है वो पारदर्शी नहीं होती है। बहुत बैठक जो होती है वो बंद कमरे में होती है, तो वहाँ पे क्या चर्चा करी जा रही है या किस प्रकार के सुझाव दिए जा रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते। ठीक है, अब हम लोग बात करें संसदीय समिति की और से इनसे जुड़ी चिंताओं के बारे में, तो जैसे कि सांसदों की उपस्थिति भी इन संसदीय समितियों में काफ़ी कम देखने को मिलती है कभी कभी। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल ये है कि 17वीं लोकसभा में जुलाई 2023 तक एक समिति है विषय संबंधी समितियों में की बैठकों में औसत उपस्थिति देखी जाए तो 47% है। मतलब जो सदस्य इतने हैं उनके केवल 47 मेंबर्स जो हैं या उनकी उपस्थिति है उतनी रही है इसमें। तो बैठकों में उपस्थिति कम होती है, कार्यकाल कम होता है, समय पर गठन नहीं होता है, ये चिंताएं। साथ साथ में ऐसे देखा जाए तो विधेयकों की जो भेजने की संख्या है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। इन संसदीय समितियों को विधेयक जो है वो रेफर नहीं करे जा रहे हैं। जब संसदीय समिति को विधेयक रेफर नहीं किया जाएगा तो वो संसदीय समिति उस पर कैसे शोध कार्य करेगी। एक उदाहरण फिर से यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 17वीं लोकसभा में केवल 16% जो विधेयक हैं वो संसदीय समितियों को भेजे गए, जबकि 14वीं लोकसभा जो थी उसमें यह आंकड़ा, मतलब संसदीय समितियों को विधेयक रेफर करने का जो आंकड़ा था वो 60% के आसपास था। यानी कि देख सकते हैं कि कितनी कमी आई है, 60 से 16% एक तरह से उसमें हो गया है। अब संसदीय समितियों के कामकाज के बारे में एक आयोग बना था, वेंकट चलैया आयोग। उसने भी अपनी कुछ सिफारिशें या फिर कुछ कमियां इनके बारे में बताई कि संसदीय समितियों को लेके क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि जो संसदीय समितियां होती है उनके पास संसाधन जो है वो कम होते हैं, साथ साथ में उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं होता, और संसदीय समितियां जो है वो विशेषज्ञों सलाहकारों को नियुक्त नहीं करती, या फिर उसमें जो विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने संसदीय समितियों के बारे में कुछ जाना, उनका महत्व जाना और उनसे जुड़ी चिंताओं के बारे में जाना। अब जानते हैं हमारी अगली खबर के बारे में। अगली खबर है हमारी कि राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए। राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के दौरान अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक संकल्प पारित किया गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 25 जून 2025 जो है उसमें भारत का जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसको 50 साल हो गए। और जैसे कि हमने इसको बहुत बार पढ़ा है कि 25 जून 1975 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति खतरे में है इसका हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया गया था। तो हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल जो 1975 में लगाया गया था, ऐसा नहीं है कि भारत में 1975 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। भारत में इससे पहले भी 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका था। वो एक था 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, और एक 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस दौरान भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। यानी कि अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा भारत का राष्ट्रीय आपातकाल था। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, इसके प्रावधान क्या क्या है भारत के संविधान में, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहली बात हमारी ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार आपातकाल के दिए हुए हैं। पहला जो है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, या फिर इसको पॉपुलर टर्म में राज्य आपातकाल भी बोला जाता है, जो कि भारतीय संविधान के 300 अनुच्छेद जो है 356 उसके तहत लगाया जाता है।
चौथा जो है वो होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के लिए अंतर्गत लगाया जाता है। यानी कि 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है या फिर उसके आधार क्या क्या होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसकी उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा जब की जाती है, जब भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो भारत की जो सुरक्षा है वो 3 कारणों से, या तो वो युद्ध हो गया, या फिर बाहरी भारत पर आक्रमण हो गया, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया। ऐसा खतरा अगर भारत की सुरक्षा पर आता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, यानी कि 3 आधार है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की: युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब सशस्त्र विद्रोह के बारे में थोड़ी सी बात है कि सशस्त्र विद्रोह की जो शब्दावली है वो भारत के मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति था, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके द्वारा प्रतिस्थापित करके आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह रख दिया सशस्त्र विद्रोह। यानी कि मूल संविधान में लिखा हुआ था आंतरिक अशांति, और 44वें संशोधन के बाद उसमें क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह। तो ये हुआ भारत में प्रकार हमने देखे, और उद्घोषणा और उसके आधार क्या क्या थे। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता कब पड़ती है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर देता है, तो उसके 1 माह के भीतर भारत की संसद के द्वारा, यानी कि दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग, उसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। और जब एक बार वो संकल्प पारित हो जाता है तो वो 6 महीने के लिए होता है। उसके बाद उसको 6 महीने बढ़ाकर कितने भी टाइम तक किया जा सकता है। यानी कि अगर भारत की संसद ने एक बार विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दिया, तो वो जो संकल्प कितने टाइम तक उसमें रहेगा, परिवर्तन में, वो 6 महीने तक रहेगा। उसके बाद 6 महीने के पश्चात अगर राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाना है तो फिर से अनुमति की आवश्यकता होगी संसद की। ठीक है, अब ये जो विशेष बहुमत की जो बात करी गई है यहाँ पे, ये विशेष बहुमत फिर से भारत के मूल संविधान में नहीं था, वहां साधारण बहुमत की बात की गई थी। परंतु 44वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा ये बोला गया कि जो विशेष सामान्य बहुमत की जगह विशेष बहुमत से जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रस्ताव है वो अनुमोदित होना चाहिए भारत की संसद से, यानी कि राज्यसभा से अलग और लोकसभा से अलग। इसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब अगला हम लोग बात करते हैं, अब अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है, तो मूल अधिकारों पर प्रभाव देखें तो 2 आर्टिकल के बारे में हमें चर्चा करनी है। एक तो अनुच्छेद 358 के बारे में। अनुच्छेद 358 के तहत यह होगा कि राज्य जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत आने वाले जो नागरिकों के मूल अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगता है तो। एक है अनुच्छेद 359, इसके तहत जो है भारत के संविधान के भाग 3 में जो अन्य मूल अधिकार दिए हैं उनको भी निलंबित किया जा सकता है। परंतु 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके तहत यह जोड़ा गया कि 359 के तहत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है उनको किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से मूल अधिकार नहीं निलंबित किए जा सकते, तो अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के जो दौरान कुछ संवैधानिक संशोधन हुए महत्वपूर्ण, उनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। जैसे कि एक संवैधानिक संशोधन हुआ 38वां संवैधानिक संशोधन। इसके तहत यह बोला गया कि जो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति ने किन आधार पर उनकी घोषणा करी है यह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक अगला संवैधानिक संशोधन किया गया 39वां। इसके तहत यह बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे, भारत के प्रधानमंत्री के और लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे उनको न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर रखा। मतलब वो चुनाव किस तरह से हुए, क्या नहीं हुए, इसके बारे में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। अगला जो एक संवैधानिक संशोधन किया गया है उसका नाम है 42वां संवैधानिक संशोधन। इसको एक तरह से एक मिनी संविधान भी बोला जाता है। इसके तहत जो संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं
वो काफ़ी उनमें वृद्धि की गई। लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा के 1 साल कर दिया गया था, आगे 6 साल का कर दिया गया था यानी कि। और संविधान संशोधन जो भी किए जा रहे हैं उन पर न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकती, ऐसा भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया था। तो 3 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमने बात करें, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 1975 में लगाया गया था उसके दौरान किया गया, 38वां, 39वां और 42वां। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटा। तो देखिए हुआ क्या, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, मानसून के सीजन चल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जिला है वहां पे बादल फटने की घटना हुई, यानी कि क्लाउड बस्ट हुआ। क्लाउड बस्ट जब हुआ तो एक साथ बहुत सारा पानी जो है वो नदियों और नालों में आ गया। इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति आ गई। बाढ़ की स्थिति आ गई तो इसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में जो है उसमें जान और माल की काफ़ी ज़्यादा हानि हुई। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बादल फटने की घटना क्या होती है और क्या नहीं होती है। इस न्यूज़ में हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले यही बात है हमारी कि बादल फटना होता क्या है। देखिए, अगर एक सिंपल शब्दों में अगर बात करें कि बादल फटना क्या होता है, तो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जो होता है, अगर उसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, यानी कि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र होगा, एक एरिया होगा, उसमें बहुत कम टाइम में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसको बोलेंगे कि बादल फटने की घटना होगी। परंतु भारत सरकार का मौसम विज्ञान विभाग जो है IMD, वो इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देता है। टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि अगर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और उसमें 1 घंटे में अगर 100 मिली यानी कि 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाउड बस्ट बोलेंगे। एक एरिया होगा 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का, जिसमें 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती तो IMD के अनुसार उसको बोला जाएगा कि वो बादल फटने की क्लाउड बस्ट की घटना है। अब देखिए, क्लाउड बस्ट या बादल फटने की घटना को अगर सिंपल से टर्म में समझने की बात करें तो क्या होता है, जैसे कि ये पहाड़ी क्षेत्र होता है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ पे जो गर्म वायु होती है वो धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ ऊपर चढ़ती है और यहाँ पे ऊपर जो होता है वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो धीरे धीरे इसका संघनन कम होने, कंडेंसेशन होने लगता है। जो गर्म वायु ऊपर चढ़ रही है उसका कंडेंसेशन होने लगता है। अगर वो कंडेंसेशन होने के साथ साथ में वो जो पवन है, अगर वो अपने साथ लाई गई आर्द्रता को निर्मुक्त कर देती है तो माना जाता है, निर्मुक्त करती अगर रहती है तो क्लाउड बस्ट की घटना नहीं होती। परंतु अगर वो संचित होता गया, वो आर्द्रता धीरे धीरे अगर संचित होती गई और वो फिर एक साथ अगर उस आर्द्रता को निर्मुक्त करती है तो फिर वो बादल फटने की घटना होती है। और जो ये हवा जो है, गर्म हवा जो धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्र पर ऊपर चढ़ती है, पर्वतों के सहारे ऊपर चढ़ती है, उसको एक टेक्निकल टर्म में बोला जाता है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग उसको बोला जाता है। तो बादल फटने की घटना के बारे में सिंपल सी बात यही याद रखनी है कि पर्वत जो होता है उसके सहारे धीरे धीरे गर्म हवा ऊपर जाती है, संघनित होती रहती है, कंडेंसेशन होता रहता है और जब बहुत सारी आर्द्रता वहां पे इकट्ठी हो जाती है तो फिर एक साथ जब बारिश होना शुरू होती है तो उसको क्लाउड बस्ट की घटना बोला जाता है। ठीक है, अब ओरिग्राफी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, पर देखते हैं ओरिग्राफिक लिफ्ट क्या है। एक तरह से मौसमी प्रक्रिया होती है ओरिग्राफिक लिफ्ट में भी, जिसमें कि पहाड़ी हो गया, पर्वत से टकरा के जो वायु है, आर्द्र वायु है, वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। ठीक है, वो सेम है कि जैसे गर्म वायु राशि पर्वत की ढलान पर चढ़ती है और अधिक ऊंचाई पर जाने पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण फैलती है वो, और जैसे जैसे वायु फैलती है और ठंडी होती है तो अपनी आर्द्रता को वर्षा के रूप में निर्मुक्त करती जाती है। परंतु जब लगातार बड़ी मात्रा में गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठती जाती है और आर्द्रता निर्मुक्त नहीं करती है तो अचानक और तीव्र बारिश होती है और उसको जो बोलते हैं बादल फटने की घटना बोलते हैं। ठीक है, अब एक जो बादल फटने का जो घटना है या फिर इसका जोखिम जो है, उसके लिए बादल फटना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कुछ उपाय बताए हैं जो कि भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 उसके तहत बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले तो आप जो बादल फटने की घटना है उसके जोखिम को समझिए कि वो जोखिम वास्तव में है क्या। मतलब जोखिम को समझना है तो क्या करना पड़ेगा कि बादल फटने की जो घटनाएं हो रही है या फिर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहां पे, उनका डाटा एकत्रित कीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि किस किस एरिया में ये सब हो रहा है, किस किस एरिया में क्लाउड बस्ट ज्यादा हो रहा है, किस किस एरिया में लैंडस्लाइड ज्यादा हो रही है। तो जोखिम को समझने के लिए हमें डाटा सबसे पहले एकत्रित करना पड़ेगा। फिर ये है कि जब हमें पता लग गया कि जोखिम क्या है तो फिर हम
आपदा जो जोखिम है उसको कम करने के लिए वहां पे निवेश करना हमें आवश्यक है। अब निवेश कैसे करेंगे? निवेश इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक जल प्रणालियां हैं, जो भी वहां पे नदियां हैं, जो भी नाले हैं, उन सब की मरम्मत करो, उनका बेहतर तरीके से रखरखाव करो। ऐसा नहीं हो कि वो जो नदी नाले हैं वहां पे एनक्रोचमेंट हो जाए, अतिक्रमण हो जाए, और जब एकदम से पानी आए तो पानी वहां से उन जल निकास प्रणालियों से निकल ना पाए। तो जो भी जल निकास प्रणालियां हैं उनकी मरम्मत और रखरखाव किया जाए ताकि बिना किसी रुकावट के वहां से पानी जो है जल है निकल सके। ठीक है, अगला क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि क्षमता निर्माण करना है। तो बादल फटने की घटनाओं से अगर निपटना है तो उसके लिए हमें स्थानीय निकायों की जो क्षमता है उसकी बढ़ानी चाहिए, ताकि जब भी बादल फटने की घटना हो तो उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। तो हमने ये देखा कि बादल फटने का जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है उसके लिए क्या दिशा निर्देश प्रदान किए गए या फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी आखिरी और महत्वपूर्ण जो आज की सुर्खियां उसके बारे में। सलखान फॉसिल पार्क। सलखान फॉसिल पार्क, जिसका आधिकारिक नाम जो है वो सोनभद्र फॉसिल पार्क भी इसको बोला जाता है। ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो वो ये है कि आने वाले भविष्य में ये जो स्थल है सलखान फॉसिल पार्क, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और इसका आधिकारिक नाम जो है वो सोनभद्र फॉसिल पार्क है। ठीक है, अब कुछ दिशा निर्देश है IUCN के और कुछ एक यूनेस्को ने कुछ बात बोली हुई है, उसके मानकों पे खरा उतरता है। जैसे कि IUCN ने 2020 के जीवन के विकास या फिर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से जुड़े कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके तहत ये बोला कि यह पार्क जो है जियो हेरिटेज साइट की श्रेणी में एक आता है। साथ साथ में यूनेस्को के 2021 के पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास से जुड़े मानकों पर भी ये जो फॉसिल पार्क है सलखान, ये खरा उतरता है। अब इस पार्क के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये पार्क वास्तव में कहाँ है और कैसे है। तो इस पार्क के बारे में बात करें तो ये जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं, जो कि विंध्यन पर्वतमाला जो है उसका हिस्सा है, वहाँ पे ये पार्क स्थित है। और इस पार्क के पास ही कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इस पार्क के पास ही स्थित है। इस पार्क के बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराने और अच्छी तरीके से संरक्षित जीवाश्म स्थलों में से एक है। और ये माना जाता है कि यहाँ के जो जीवाश्म है वो लगभग 1.4 बिलियन या 140 करोड़ साल पुराने हैं। ठीक है, इन जीवाश्मों में कुछ एक खासियत पाई जाती है, वो ये कि इन स्थल पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में स्ट्रोमेटोलाइट्स शामिल है। स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है? स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है वो साइनोबैक्टीरिया जो है या फिर साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है नीले और हरे शैवाल के समूह द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक तरह से वहाँ पे जो जीवाश्म समूह पाए जा रहे हैं उसका एक टेक्निकल नाम है, जो कि स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है वो किससे बनाए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया से, यानी कि नीले और हरित शैवाल से। अब जो ये स्ट्रोमेटोलाइट्स है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि ये जो संरचना है, ये जीवाश्म संरचनाएं जो है वो उस टाइम का रिकॉर्ड रखती है जब महान ऑक्सीकरण घटना यानी कि ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट जब हुई थी, उसके बारे में ये सूचना रखती है। और ये ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट क्या थी? ये तब हुआ था कि जब पहली बार जब पृथ्वी पर के वातावरण में ऑक्सीजन जो है वो संचित होना शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये हमने सलखान फॉसिल पार्क के बारे में थोड़ा जाना। अब थोड़े से इसके बारे में और इंफॉर्मेशन है, वो ये क्या है कि इस फॉसिल पार्क का जो है महत्व क्या होगा। अगर ये फॉसिल पार्क है तो महत्व क्या है? देखिए अब यहाँ पे जो संरचना पाई जा रही है उसके बारे में बोला जा रहा है कि लगभग 140 करोड़ साल पुरानी है। तो ये क्या है? प्राचीन वातावरण को समझने में सहायक होगा हमारे लिए। जब इतनी पुरानी संरचना है तो प्राचीन काल में वातावरण क्या रहा था इसको समझने में सहायक होगा। साथ साथ में जो प्री कैम्ब्रियन काल है, प्री कैम्ब्रियन काल जो है उसकी जानकारी भी हमें इस पार्क से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये दो इसके महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं कि दो महत्वपूर्ण इसके महत्व रहेंगे साकलीन फॉसिल पार्क के, कि एक तो हमें ये प्राचीन वातावरण जो है इसको समझने में हेल्प करेगा, साथ साथ में प्री कैम्ब्रियन जो काल रहेगा उसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें जो एक टर्म आया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स,
तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो क्या होती है। तो देखिए, ये ऐसे विश्व धरोहर स्थल होते हैं जिन्हें यूनेस्को बोलता है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, यानी कि अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य के स्थल होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती है। और इनको एक संधि है, उसके तहत संरक्षित और संरक्षण प्रदान किया जाता है, वो है विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संधि। और ये संधि जो की गई है वो यूनेस्को के तत्वाधान में ये संधि काम करती है। ठीक है, अब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं वो 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, 3 होते हैं: सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर और मिश्रित धरोहर। यानी कि सांस्कृतिक महत्व की धरोहर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जा सकता है, प्राकृतिक को भी बनाया जा सकता है, और मिश्रित ऐसे स्थल होंगे जिनमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों की खूबियां विद्यमान होगी। ठीक है, अब हमने हमारी जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी उनके बारे में चर्चा की है। अब जो कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारी पहली जो संक्षिप्त सुर्खी है वो है नाटो के बारे में। देखिए, हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि 2035 तक जो नाटो के जो सदस्य देश हैं वो रक्षा व्यय जो है अपने जीडीपी का 5% तक लेके जाएंगे। हाल ही में ये खबर काफ़ी चलती रहती है, अमेरिका काफ़ी एम्फेसिस कर रहा है कि नाटो के अन्य सदस्य देश हैं वो भी रक्षा खर्च बढ़ाएं। तो ये बात आई है कि 2035 तक वो रक्षा व्यय को अपनी जीडीपी के 5% तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग नाटो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि नाटो एक वास्तव में है क्या। तो देखिए, नाटो जो है, नाटो का गठन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि के माध्यम से नाटो का गठन किया गया था, या फिर उस संधि को बोला जाता है वॉशिंगटन संधि भी उसका नाम है। ठीक है, अब इसका गठन क्यों हुआ, इसका उद्देश्य क्या था उस टाइम पे? ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई उसके बाद यूरोप में जो तत्कालीन यूएसएसआर था उसका विस्तार यूरोप तक नहीं हो, इसको रोकने के लिए नाटो का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अब ये जो एक तरह से संगठन है उसमें देखा जाए तो अगर सदस्य कौन कौन है तो इसमें सदस्य लगभग 32 देश हैं जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका से आते हैं। और ये जो संगठन है एक प्रकार का राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इस संधि की, यानी कि वॉशिंगटन संधि जो है, इसका एक अनुच्छेद है 5। इस अनुच्छेद 5 के तहत ये बोला गया है कि नाटो जो काम करेगा वो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करेगा। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या होगा कि अगर नाटो के जो 32 देश हैं इसमें से अगर किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो माना जाएगा कि वो सारे देशों पर हमला हुआ है। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे काम करेगा। ठीक है, तो नाटो के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त करी। अब हम लोग बात करते हैं हमारी अगली संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। वो है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। देखिए, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता क्यों अभी है न्यूज़ में? क्योंकि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसके समाधान के लिए, अनुकूलन के लिए वित्त को लेकर टसल चलती रहती है, उसी को लेकर ये न्यूज़ है। तो ये समझौता जो है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता जो कि 2015 में हुआ था, इसका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 9.1। इसके तहत ये बोला गया था कि जो विकसित देश हैं वो सतत रूप से विकासशील देशों को जलवायु शमन यानी कि मिटिगेशन और अनुकूलन यानी कि अडॉप्शन के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे। परंतु जो विकसित देश हैं वो नहीं उपलब्ध कराते टाइम से या फिर आनाकानी करते। तो उसके लिए अभी हाल ही में COP29 हुआ जो कि अजरबैजान के बाकू में हुआ। वहाँ पे ये बात करी गई कि जो विकसित देश है वो 2035 से, अभी की बात नहीं, 2035 से यानी कि 10 साल बाद से प्रति वर्ष कम से कम 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो जुटाएंगे और विकासशील देशों को देंगे। किसके लिए देंगे? शमन और अनुकूलन के लिए। ठीक है, हालांकि विकासशील देश जो है मांग ज्यादा कर रहे थे, वो ये बोले थे कि नहीं, हमें प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर चाहिए। परंतु जो अभी सहमति बन पाई बाकू में COP29 के दौरान वो ये बनी कि 2035 से 300 बिलियन अमेरिकी जो डॉलर है वो प्रति वर्ष जो विकासशील देश है उनको प्रदान किए जाएंगे जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए। ठीक है, अब हम लोग अगली बात करते हैं सुर्खियों के बारे में। वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बारे में। देखिए, हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों आया कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आलू जो केंद्र है
उसका एशिया का जो क्षेत्रीय केंद्र होगा उसकी स्थापना की जाएगी आगरा में। इसको लेके मंजूरी प्रदान करी। अब अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये देखिए, इसका स्थापना जो हुई थी वो 1971 में हुई थी। और ये क्यों बनाया गया? अब आलू हो गया, शकरकंद हो गया, एंडीज क्षेत्र की जड़ और कंद वाली फसलें हो गई, उनके बारे में ये शोध और अनुसंधान करता है। ठीक है। इसका मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय जो है वो लीमा या फिर पेरू के जो लीमा है वहां पे स्थित है। तो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि इसका जो एशिया का क्षेत्रीय केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? आगरा में स्थापित किया जाएगा। और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो लीमा पेरू में स्थित है। ठीक है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर है हमारी ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट न्यूज में इसलिए आया कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने हाल ही में एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उस कार्यक्रम का नाम है ई पासपोर्ट और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0। ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत यह होगा, ई पासपोर्ट जो है वो लोगों के बनाए जाएंगे। अब ई पासपोर्ट वास्तव में है क्या? तो ई पासपोर्ट जो होगा वो एक तरह से पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो होगा उसका एक मिश्रित रूप होगा, जिसमें कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी हुई होगी, साथ साथ में एक एंटीना भी उसमें लगा हुआ होगा। ठीक है। और इसमें जो पासपोर्ट धारक होगा, जिसके पास पासपोर्ट होगा, उसकी व्यक्तिगत जानकारी होगी, उसके बायोमेट्रिक डाटा इससे कनेक्टेड रहेंगे। किससे? ये जो ई पासपोर्ट बनाया जा रहा है इसका मकसद ये है कि जो पासपोर्ट की जो जालसाजी होती है या धोखाधड़ी होती है उसको कम किया जा सके। ठीक है। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर है हमारी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है? देखिए, जैसे कि नाम से दिखा रहा है कि बिजनेस को अधिक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसको अधिक सस्टेनेबल होना पड़ेगा। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये है कि ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था, 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये बोला गया कि भारत के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो 1000 बड़ी कंपनियां हैं, 1000 जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनको अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग करनी होगी कुछ फ्रेमवर्क के तहत। और उस फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो ये 1000 बड़ी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड है, वो संधारणीय व्यावसायिक कार्य प्रणालियों को अपनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। मतलब वो कंपनी जब रिपोर्टिंग करेगी तो पता लगेगा कि वो कंपनियां संधारणीय व्यावसायिक फ्रेमवर्क प्रणालियां जो है उनको अपना रही है या नहीं अपना रही है, या फिर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। साथ में ये जो कंपनियां, इनकी गतिविधियां जो है वो पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस के मानकों के आधार पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है, ये इस रिपोर्टिंग के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। तो इस रिपोर्टिंग के बारे में दो महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि 1000 बड़ी कंपनियों पर लागू होता है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। दूसरा है कि सेबी ने जो 2012 में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग जो शुरू किया था उसका ही एक तरह से विस्तारित रूप। ठीक है। अब एक अगली महत्वपूर्ण खबर है हमारी जो कि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। एनहांस्ड रॉक वेदरिंग। देखिए, एनहांस्ड रॉक वेदरिंग क्या है कि जो चट्टानें होती है उनको बारीक बारीक करके खेतों में डाला जाए ताकि जो कार्बन का अवशोषण है उसको बढ़ाया जा सके और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे निपटा जा सके। ये इस खबर का मुख्य वो है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एक तरह से ये एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग जो है एक जलवायु परिवर्तन का समाधान है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, CO2 जो होती है, उसको वातावरण से हटाया जा सके। और हटाएंगे कैसे? देखिए, होता क्या है, जब चट्टानें रहती है तो उनको जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, तो उनका जो सरफेस एरिया जो रहता है, सतह क्षेत्र जो रहता है वो बढ़ जाता है। और जब सतह क्षेत्र बढ़ जाता है तो जो वो चट्टानें होती है वो हवा या पानी में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा या तेजी से अवशोषण कर सकती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगी तो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है मेनली, तो उस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। अब यहाँ पे दो दिया गया है कि दो प्रकार की एक तरह से चट्टानें इसमें यूज होती है। एक तो है ओलिवीन। देखिए, ओलिवीन जो चट्टान है इसको एक तरह से अगर बारीक करके समुद्र तट या महासागर में फैला दिया जाए
तो जो समुद्र की जो अम्लीयता है उसको ये कम कर सकती है, ओलिविन, ठीक है। दूसरी एक चट्टान है बेसाल्ट। अगर इस बेसाल्ट चट्टान को बारीक पीस कर अगर खेतों में डाल दिया जाए तो ना केवल ये कार्बन कैप्चर को बढ़ावा देगी, परंतु साथ साथ में ये जो खेतों की जो मृदा की जो उर्वरता है उसको भी बढ़ाएगी। जब उर्वरता बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो ये हमारी खबर थी एनहेंस्ड रॉक वेदरिंग, ठीक है। अब अगली खबर की हम लोग बात करते हैं। अगली खबर है हमारी वजन कम करने वाली दवाएं। देखिए, एक अभी डेनमार्क की कंपनी है जिसका नाम है नोवोनोडिक्स। उसने एक अभी दवा लॉन्च करी है। तो उस दवा को बोला जा रहा है कि वो वजन कम करने के लिए यूजफुल हो सकती है, ठीक है। अब उस दवा को जिस ब्रांड के नाम से लॉन्च किया गया है वो है वेगोवी ब्रांड के नाम से उसको बेचा जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि दवा मतलब वो लोगों का वजन कम कर सकती है। जैसे कि इसमें बताया कि इस दवा का जो सक्रिय घटक होगा वो होगा सेमाग्लूटाइड। इसमें एक सक्रिय घटक होगा जो कि वजन कम करने में सहायक होगा, ठीक है। बाकी एक अन्य दवा और है जो कि वजन घटाने के काम आ सकती है, उसमें है माउंजारो, ठीक है। तो हमें ये दो नाम याद रखने। एक तो वेगोली क्या है, वेगोली एक वजन कम करने वाली दवा है, और दूसरे क्या है माउंजारो भी एक वजन कम करने वाली दवा है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, ठीक है। अब बात करते हैं अगली खबर की। और हमारी अगली खबर है हमारी ब्रेंट क्रूड। देखिए, ब्रेंट क्रूड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तरी सागर जो है वहां से निकलने वाला एक प्रकार का लाइट स्वीट ऑयल है, ठीक है। और इसको एक तरह से बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि दुनिया में तेल की कीमत जो है उसको तय किया जा सके। किसको? ब्रेंट क्रूड को। कहां से निकलता है? उत्तरी सागर से, ठीक है। अब कहां कहां इसको बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यूरोप में किया जाता है, अफ्रीका में किया जाता है और मध्य पूर्व में किया जाता है। लाइट ऑयल मार्केट के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है किसको? ब्रेंट क्रूड को। और एक बेंचमार्क है ऑयल के लिए, उसका नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि अमेरिकन लाइट ऑयल मार्केट के लिए बेंचमार्क है, ठीक है। अब हमारी आज की एक महत्वपूर्ण और आखिरी जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका नाम क्या है? AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि क्या है? ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है किसकी सहायता से? AI पावर्ड, मतलब AI की सहायता से जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसको कम करना है और उसको मैनेज करना है। तो हाल ही में ये जो लगाया गया है सिस्टम, ये भारत में द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसमें ये एडवांस AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। और ये एक कंपनी है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, उसके द्वारा चलाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ये ध्यान रखना है कहाँ लगाया गया। सबसे पहला द्वारका एक्सप्रेसवे पहला है जहां पे इस तरह का AI पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है। किसने लगाया है? इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। अब इसमें जो AI से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग कैमरे होंगे, है ना, स्पीड डिस्प्ले सिस्टम होगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, ये सारी खूबियां इसमें होगी, ठीक है। तो ये हमने हमारी जो महत्वपूर्ण सुर्खियां थी, अन्य सुर्खियां, उनके बारे में भी चर्चा करी। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न आ रहे होंगे, उन प्रश्नों को आप हल कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि जो न्यूज़ टुडे का एनालिसिस आपने पढ़ा है या फिर देखा है उसमें आप कितना समझ पाए हैं और कितना आप ग्रेस्प कर पाए हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि आपको कौन सी जगह और थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। और आपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टुडे के अगले अंक के लिए। थैंक यू सो मच।